जब आपने पेपर देखा तो उस टाइम पे व्हाट वाज द रिएक्शन? आपको रियलाइज हुआ कि पेपर टफ है? जब पेपर स्टार्ट किया, पहला सवाल मुझे नहीं आया, दूसरा सवाल मुझे नहीं आया, तीसरा सवाल वो भी मुझे नहीं आया। व्हाट डू यू थिंक इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क का कितना रोल है नीट क्रैक करने में? पापा जब आते थे ना, मैं बहुत खुश होती थी क्योंकि मैं बहुत बोल रही होती थी, आपको पता है ऐसा हुआ ऐसा हुआ। फिर मुझे अच्छा लगता था उनके साथ टाइम स्पेंड करना। आई यूज्ड टू फील वेरी लव्ड। एंड अगर मुझे कम मार्क्स भी आने लगे ना उन दिनों, उन लोगों ने मुझे कभी नहीं डांटा फिर कि तुम। हेलो, आज मेरे साथ मुनशफा है। मुनशफा हैज़ क्रैक्ड नीट 2025 एंड शी हैज़ जॉइंड जीएमसी श्रीनगर। आज हम मुनशफा से बात करते हैं उनकी जर्नी के बारे में और उन्होंने ये एग्ज़ाम को किस तरीके से क्रैक किया। लेट अस स्टार्ट विद योर चाइल्डहुड जर्नी। आप बताएं कहाँ से हैं आप, एंड आपकी स्कूलिंग एंड ऑल ये सब कहाँ से हुई, इन सब के बारे में बताइए। मैं पुलवामा से हूँ। पुलवामा, गुड। हाँ, और मेरी स्कूलिंग 10th क्लास तक डीपीएस श्रीनगर से हुई थी। एंड आफ्टर दैट मैंने 10th क्लास में राइज ज्वाइन कर लिया था। ओके। एंड फिर मैंने 10th 11th एंड 12th राइज से ही किया था। तो आप 3 इयर्स क्लास में। राइज में रहे। Yes. गुड। और थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि स्कूल में आप कैसे स्टूडेंट थे, लाइक पढ़ाकू थे, मतलब स्टूडियस थे या फिर नॉट मस्ती एट करते ऑल थे? पढ़ाकू। मैं बहुत मस्ती करती थी। स्टार्टिंग में बहुत शाय थी, बट फिर जैसे हर किसी के साथ होता है वैसे दोस्त मिल जाते हैं। और फिर मैंने स्कूल में बहुत मस्ती करी, स्पेशली 10th वाले साल में। मैं राइज भी जाती थी, स्कूल भी जाती थी। और पढ़ाकू तो मैं नहीं थी, एवरेज अबो एवरेज स्टूडेंट बोलेंगे, बट नॉट द टॉपर जो नोन होता है वहाँ पर। एंड मुझे अपने पोटेंशियल की भी उतनी पता नहीं थी। बट हाँ, मैंने अपनी लाइफ बहुत चिल की है उतने टाइम में, फ्रेंड्स के साथ पूरे स्कूल में। एकेडमिक्स के बगैर मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी की है। एंजॉय किया आपने, लाइक हाँ, स्कूल लाइफ प्रॉपर एंजॉय किया? बहुत अच्छे से। ओके, गुड। ये नीट क्रैक करने का या डॉक्टर बनने का सपना कब आया? आई मीन कौन सी फेज में आया? आई थिंक सपना एक्चुअली मेरे माँ बाप का था। ओके। और उनने बचपन से मेरे दिमाग में ये फीड किया था, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो ऑनेस्टली मैंने कभी इतना सोचा नहीं कि व्हाट आई वांट। बट वंस आई जॉइन राइज 10th में तो मैं कर रही थी दोनों, बट 11th में आई लेफ्ट डीपीएस और मैं मेनली राइज ही आ रही थी। एंड उस टाइम पे आई डिस्कवर्ड माई ओन इंटरेस्ट इन मेडिकल, क्योंकि मैं कर रही थी राइज में, पढ़ाई कर रही थी, जितने टेस्ट जा रहे थे, जितना मैं अच्छा कर रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था करने में। सो आई थॉट कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ रहा था उस चीज़ में। ओके, सो फाइनल डिसीजन हमने 10th के बाद लिया कि मेरे को मेडिकल ऑप्ट करना है एंड Yes, sir. डॉक्टर बनना है। हाँ, ओके, बायोलॉजी कैसा था आपका? लाइक अच्छा था आपका बायोलॉजी या आपको में पढ़ने में मज़ा आता था? स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट अल्टीमेटली इट टर्न्ड आउट टू बी माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ द 3। ओके। ओके, तो आपने सीरियस प्रिपरेशन जो है फिर 11th में आके स्टार्ट की? हाँ, 11 से। अगर हम इस जर्नी के बारे में बात करें 11th 12th की, इसके बारे में थोड़ा सा हम करते हैं डिस्कस। तो वो बताइए कि स्टार्ट कैसा रहा आपको? आई मीन जब आपने स्टार्ट किया 11th में प्रॉपरली नीट के लिए पढ़ना, तो कैसा लगा आपको? आपको टफ लगा या आपको इजी लगा या आपको लगा यार ये बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा? तो जब हमारे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए थे, मेरा सीबीएसई बोर्ड था, हमारे एग्ज़ाम्स लेट ही होते थे मार्च में। तो उस टाइम मैं उस इनर्शिया के साथ ही थी, लाइक हार्ड वर्किंग टाइम, क्योंकि उस टाइम बोर्ड के लिए पढ़ रहे थे। तो मुझे एज सच स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ था 11th में पढ़ाई। एंड आई वाज डिटर्मिन्ड इनफ 11th में ज्वाइन करते करते, तो मैंने पहले से पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। लाइक जैसे मोस्ट ऑफ द बच्चे अपनी 11th वेस्ट कर लेते, मेरे साथ वैसा केस नहीं था। हाँ, एक चीज़ था कि मैंने थोड़ा गलत तरीके से पढ़ा 11th में। जिस हिसाब से अगर मैंने लाइक 12th में जैसे पढ़ा वैसे 11th में पढ़ा होता तो और बेटर होता। बट ऐसा नहीं कि मैंने वेस्ट की 11th, मैंने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ा। दो स्टार्टिंग में मैं प्लान नहीं था मेरा डीपीएस छोड़ने का, तो मैं स्कूल भी जाती थी 10th की तरह और फिर राइज भी आती थी। बट फिर मुझे लगा 1 महीने बाद कि नहीं हो रहा है, लाइक सेल्फ स्टडी के लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो आई प्रायोरिटाइज राइज और मैंने डीपीएस छोड़ दिया। उसके बाद मेरा स्केड्यूल 11th में मेरा इवनिंग बैच था। मैं सुबह उठ के सेल्फ स्टडी करती थी, फिर 2 बजे से राइज जाती थी और शाम को आकर भी मैं सेल्फ स्टडी करती थी। और 11th का स्टार्टिंग वाला पार्ट आई वुड से पहले टेस्ट में मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, एक ठीक परफॉर्म किया था बट नॉट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस, तो उसकी वजह से। बट जो सेकेंड टेस्ट था, इट वॉज़ लाइक अ कंप्लीट ब्लो, इट वॉज़ लाइक रियली गुड कंपेयर टू माई एक्सपेक्टेशंस। और उसके बाद से आई स्टार्टेड डूइंग लाइक गुड।
और 12th में मैंने मॉर्निंग बैच ज्वाइन किया था, विच वाज द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड, क्योंकि सुबह 9 to 1 क्लासेस होती थी, फिर लंच हम राइज में करते थे एंड उसके बाद हम शाम तक राइज में ही स्टडी रूम में बैठ के पढ़ाई करते थे और डाउट क्लास में जाते थे, जो भी डाउट्स होते थे या कुछ समझ नहीं आ रहा है वो करते थे। एंड हर चीज़ को हमने 12th में ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट किया। लाइक जो टेस्ट हम देते थे उसमें एक एक सवाल को हम अच्छे से एनालाइज करते थे, क्यों गलत हुआ वगैरह। अगर ये चीज़ें 11th में की होती तो बेटर रहता, क्योंकि 12th में फिर मोस्ट ऑफ द 11th के कॉन्सेप्ट्स नए से पढ़ने पड़े। बट आई थिंक दिस इज़ वेरी नॉर्मल के 11 उतना अच्छा नहीं जाता, बिकॉज विद टाइम आपको वो रियलाइजेशन होती है। व्हेन यू आर न्यू, जब आप नए नए आते हैं 11th में, आपको पता नहीं होता है कि किस तरीके से पढ़ना है। आप वो स्कूल वाले फेज़ में होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लाइक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, पढ़ने का तरीका तो आपको पता नहीं होता। तो आई थिंक ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो हर एक है, के साथ होता है। नॉर्मल है। हाँ, और ऐसा नहीं कि अगर आपकी 11th अच्छी नहीं गई तो आप कर ही नहीं सकते हो। Right. हम मेरे साथ बहुत ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनने 11th में कुछ नहीं पढ़ा था, लाइक आइडिया नहीं था, बट 12th में उनने दोनों एक साथ किया। और वैसे जो 11th में चीज़ें पढ़ते वो 12th तक आते आते मेजॉरिटी Then जैसे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे भूल गई होती है। हाँ हाँ तो वो वैसे भी सब पहले से पढ़ना होता है, बस एक चीज़ होती है कि कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने तो 11th में अच्छे से पढ़ा था। बट हाँ, मुझे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपनी 11th वेस्ट। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा होता। जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ा होते हैं, बट वो 12th में कॉम्पनसेट कर लेते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फिर छोड़ देते हैं। उनको लगता है अब हमने तो 11th में कुछ पढ़ा नहीं, अब आगे भी कुछ होगा नहीं, दे जस्ट वो क्विट कर लेते हैं। उनके लिए व्हाट विल यू से? नहीं, आज से मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरे दोस्त थे जिनने 11th सच में, मतलब हम एक साथ होते थे, मैं पढ़ती थी, उन लोगों ने नहीं पढ़ी 11th कुछ भी, बट स्टिल 12th में ऐसा कम बैक हुआ। दे यूज्ड टू बी द टॉपर्स ऑफ द क्लास इन 12th। तो ऐसा नहीं, अगर आपने 11th नहीं पढ़ी तो 12th नहीं होगी, बस 12th में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट इट इज़ डूएबल। लाइक मैंने देखा है ऐसा होते हुए। सो या 12th में आप 11th के सिलेबस को कैसे मैनेज करते थे? लाइक आई सेड, मैंने राइज ज्वाइन किया था, और राइज में एक चीज़ होती थी, वहाँ पे हर हफ्ते टेस्ट होता था। स्टार्टिंग में पहले हफ्ते 12th का सिलेबस होता था एंड नेक्स्ट वीक फ्राइडे को हमारा होता था 11th का टेस्ट। तो हम टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस ख़त्म करते थे। जब क्लास में पढ़ा रहे होते थे वो भी रिवाइज करते थे, एंड उसी हिसाब से हम स्केड्यूल करते थे अपने पूरे वीक का टाइम टेबल। लाइक पर्सनली मैं पूरे हफ्ते का टाइम टेबल संडे को ही बना के रखती थी। पता होती थी नेक्स्ट अपकमिंग टेस्ट कौन सा है, उसका क्या सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इतना मुझे तब तक आते आते पता चल गई थी मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, वीकेस्ट क्या है। तो डे वाइज मैं प्लान करती थी कि इस दिन मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। एंड ऐसे ही 12th एक हफ्ते, अगले हफ्ते 11th, फिर 12th एंड 11th, किसी हफ्ते दोनों, उस हिसाब से कवर हो जाता था टेस्ट के साथ। थोड़ा और इसको हम डिस्कस करते हैं, आपके पढ़ने के तरीके को। सो सब्जेक्ट वाइज मेरे को बताइए, कोई एक बच्चा है जो 11th में भी आ रहा है नया नया, उसको नहीं पता है कि मुझे कैसे पढ़ना है, बायो कैसे पढ़ना है, फिजिक्स कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री, तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे कि बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है? I'd say बायोलॉजी लाइक ऐसे मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट थी, और वो इसलिए थी क्योंकि मैं बायोलॉजी जो है वो पूरा बुक से पढ़ती थी। और मैं क्लास में क्या करती थी बायोलॉजी में, 12th से स्पेशली मैं क्लास में बहुत अटेंटिव होती थी, और मैं एनसीईआरटी खोल के रखती थी जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, और जो भी सर पढ़ाते थे मैं सुनती थी अच्छे से। और जितने टाइम में बाकी बच्चे नोट करते थे, मैं उतने टाइम में वो पैराग्राफ एनसीईआरटी से पढ़ लेती थी। अगर मुझे कोई डाउट आ रहा है उधर ही पूछ लिया। आप क्लास में ही पढ़ लेते थे? हाँ, मतलब पता नहीं, मेरी वो हैबिट थी बायोलॉजी में, तो मैं वो पैराग्राफ पढ़ लेती थी। कोई डाउट आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है बुक के हिसाब से, तो वो पूछ लेती थी उसी टाइम पर। और जो सर बोल रहे हैं मैं बहुत ध्यान से सुनती थी। अगर वो कुछ ऐसा पॉइंट बोल रहे जो इंपॉर्टेंट है और बुक में नहीं है, तो वो मैं उधर ही उस स्पेस में लिख लेती थी छोटा छोटा, क्योंकि मैं जब भी बायोलॉजी पढ़ती थी मैं सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ती थी, और वो उसके साथ साथ रिवाइज हो जाता था। इसका मतलब है कि क्लास नोट्स भी और एनसीईआरटी मैं एक साथ कवर कर लेती थी। उसकी वजह से मुझे कम टाइम लगता था और बहुत इफ़ेक्टिवली, प्रोडक्टिवली मेरी बायोलॉजी कवर हो जाती थी। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, टेस्ट में कोई स्किप नहीं करती थी, कुछ आता हो नहीं आता हो। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं क्लास में ही नोट्स बनाती थी, और जो टीचर्स क्लास में क्वेश्चंस करने को बोलते थे वो करते थे। उसके बाद हमें रोज़ होमवर्क मिलता था, जो राइज के मॉड्यूल्स होते हैं, डीपीपी मॉड्यूल्स, रोज़ होमवर्क मिलता था। पहले लंच के बाद पहले होमवर्क ही कंप्लीट कर लेते थे रिविजन करके, पहले जो दिन में पढ़ा, फिर देखा अच्छे से फार्मूलाज और फिर होमवर्क कर लिया। उसके बाद जो बाकी प्लान करना है टेस्ट के लिए वो पढ़ते थे।
बट मेनली हमारी प्रायोरिटी होती थी जो दिन का होमवर्क है, क्योंकि उस चीज़ को लेके टीचर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पर कि जो रोज़ रोज़ हमें पढ़ना होता है, उससे जो है ना चीज़ें भूलती नहीं या नेगलेक्ट नहीं होता है कोई टॉपिक। हर टॉपिक के हमें सवाल दिए जाते थे जो हमें कंप्लीट करने होते हैं। बायोलॉजी मेरा वैसे हो गया था। फिज़िक्स केमिस्ट्री क्लास में अटेंटिव होते थे, नोट्स बनाते थे। लंच ब्रेक के बाद नोट्स रिवाइज़ कर लिए पहले उस चैप्टर की या जितना उस दिन पढ़ा है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, होमवर्क कर लिया, फिर बाकी सेल्फ स्टडी करते थे। ओके, क्या आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे? शॉर्ट नोट्स मैंने एंड पे बनाए थे और उन चैप्टर्स के जिनका मुझे लगता था जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हैं फॉर्मूलाज एंड ऑल। बायोलॉजी के लिए तो नहीं बनाए मैंने, मैं हमेशा आई स्टक टू एनसीईआरटी। फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने बनाए थे, 11th में भी कुछ बनाए थे, बट मोस्टली फिर मैंने 12th में बनाए ताकि मुझे एंड पे हेल्प हो रिविजन के टाइम पर जब नीट को कम ही टाइम रहा हो। ओके, ठीक है। एग्ज़ाम्स के बारे में करते हैं डिस्कस। व्हाट डू यू थिंक एग्ज़ाम्स का क्या रोल होता है ऐसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में? आई थिंक जो टेस्ट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता था कि टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, बट जब फिर टेस्ट देते थे फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चलती थी, अच्छा ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे लाइक वो थिंकिंग को प्रोवोक करते थे, उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिलती थी। और जब जैसे मैंने बोला 12th में हमने ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट किया टेस्ट्स को। हम हर एक हमारे टीचर्स भी काफ़ी लाइक डिस्कस करते थे टेस्ट के बाद जब क्लास होती थी, वो पूछते थे किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या, क्लास में पेपर डिस्कशन होता था और हम एक एक सवाल मतलब जो हमने गैस किया था उसका आंसर या जो हमें नहीं आया या जो गलत हुआ वो देखते थे गलत क्यों हुआ है, कॉन्सेप्चुअल एरर है क्या, तो वो चीज़ें देखते थे और वो हम नोट करते थे। फाइनल टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट हुई थी हमारी फुल टेस्ट, उसमें हमने एक नोटबुक बनाई थी, मिस्टेक नोटबुक उसको बोलते थे, हमारे टीचर्स की सजेशन से। उसमें हम सारे क्वेश्चंस लिखते थे, क्या गलत किया, क्यों गलत किया और उसको इम्प्रूव कैसे करना है। मार्क्स लिखते थे नेगेटिव कितने, और उसकी वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट, मतलब आई डोंट नो हाउ बट येस मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। टेस्ट्स आपने, एक तो हो गया जब आपकी क्लासेस चल रही थी, जब आपका सिलेबस चल रहा था उस टाइम पे आप टेस्ट देते थे, लाइक आपने जैसे बताया कि एवरी वीक होता था टेस्ट। एक बार जब वो ख़त्म हो गया सिलेबस एंड ऑल, उसके बाद क्या रहा आपका स्केड्यूल टेस्ट का? जब हमारा सिलेबस ख़त्म हुआ हम फिर भी राइज आते थे पढ़ने के लिए, जैसे हमारे 9 बजे हम क्लासेस के दौरान आते थे राइज, सिलेबस ख़त्म होने के बाद विंटर में भी हम 9 बजे आते थे राइज। सुबह से हम स्टडी रूम में बैठते थे जब तक फुल टेस्ट स्टार्ट हुए, तो हम पढ़ते थे शाम तक, सिर्फ लंच ब्रेक लेते थे, कभी कभी दिन में ब्रेक लेते थे, बट हम मोस्टली वहीं पढ़ते थे। और उस टाइम पे टीचर्स भी मोस्टली फ्री होते थे, टीचर्स का अटेंशन काफ़ी मिलता था क्योंकि वो आते हैं स्टडी रूम में, वो हर बच्चे के पास जाके देखते हैं कि वो कैसे पढ़ रहा है, हो रहा है क्या कवर, और पूछते भी है कुछ डाउट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट बहुत 11th-12th के कॉन्सेप्ट जो हमें समझ नहीं आए थे वो हमने उस टाइम में कवर किए। मोस्ट चीज़ें जो हमने मतलब जैसे 11th में भूली थी, जैसे वेव्स वगैरह, वो हमने उधर पे कवर की थी। उस टाइम पे टीचर्स भी काफ़ी फ्री होते हैं और हम वहाँ ही पढ़ते थे आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन। हाँ। और उसके बाद जब फुल टेस्ट स्टार्ट हुए, हम इनिशियली हम आते थे 9 बजे, बैठते थे उधर पे, पढ़ते थे, रिवाइज करते थे। 2 बजे से हमारे जैसे नीट की टाइमिंग होती है 2 to 5, वैसे हमारे राइस पे भी टेस्ट की टाइमिंग होती थी। 2 बजे हम टेस्ट देने जाते थे, 5 बजे निकल के उधर ही पे पेपर डिस्कस करते थे अगर लेट नहीं हुआ होता था। फिर जब पीक विंटर आ गया फिर हम अगले दिन आके डिस्कस करते थे। और उसके बाद जब 1-2 महीने हो गए थे सिलेबस ख़त्म हुए, फिर हम सुबह जाते थे 9 बजे और हम 9 बजे एक टेस्ट देते थे, उसके बाद 2 बजे से दूसरा टेस्ट देते थे राइस में बैठ के। फिर हम दिन में 2 टेस्ट देना हमने स्टार्ट किया था, वो भी हम फिर लाइक हमारे टीचर्स जो है वो आके हमारा देखते थे कि इस टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, कितने मार्क्स आए थे, किधर पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और हमें उसके बाद काफ़ी टाइम मिला पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते ही नहीं है क्योंकि वो कह रहे होते हैं कि हमारी भी प्रिपरेशन नहीं है, अभी हमें प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए, जब हम प्रिपरेशन पूरी कर लेंगे फिर आके टेस्ट देंगे। क्या आपने भी ऐसा कभी कुछ किया? हमने जब हमारा सिलेबस ख़त्म हुआ था ना, पहले तो हम उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी थी कि हम बैकलॉग्स अक्यूमुलेट ना होने दें, एंड तक आते आते हम उसी दिन होमवर्क ख़त्म कर ले, कुछ पढ़ना था पढ़ लिया। और सिलेबस ख़त्म होने के बाद आई थिंक 1 वीक का गैप और लेस देन दैट उसका हमें टाइम मिला, उसमें हमने बाकी चीज़ें कर ली। और उसके बाद जब टेस्ट स्टार्ट हुए, ऑब्वियसली उस टाइम पे इंसान प्रिपेयर्ड नहीं होता है, बट हमने फिर भी टेस्ट दिए। और ये पता ही है स्टार्टिंग में फुल टेस्ट में बिल्कुल मार्क्स नहीं आते हैं, बहुत ड्रॉप हुए थे मार्क्स।
मार्क्स, बट उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। कुछ नहीं भी आता हम तब भी टेस्ट देते थे। अगर कभी ऐसे सिलेबस जिसमें कुछ स्पेसिफिक सिलेबस वाला टेस्ट होता था हमें नहीं आता है, हम फिर भी जाके देते थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। टेस्ट मैंने कभी कोई मिस नहीं किया था राइज का, और वो अच्छी चीज़ थी, करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। उससे पता चलता है कि किस टाइप के सवाल आ सकते हैं और अप्रोच कैसे करना है। कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें बायोलॉजी इजी होगी, वो दोनों टफ होंगे, आपको पता है कि इसमें मुझे कैसे मैनेज करना है। किसी में फिजिक्स टफ होती है, किसी में केमिस्ट्री टफ होती है, कोई लेंथी होता है, और कोई बहुत इजी पेपर जो होता है उसमें सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है। तो हर वैरायटी का पेपर हमने राइज में सॉल्व किया था, तो हमें पता थी अगर ऐसा पेपर हमें लग रहा है तो हमें क्या अप्रोच रखना है, तो वो चीज़ हेल्प। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लाइक वो कहते हैं कि हमें भी 3-4 मंथ्स चाहिए, पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर मार्च में हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट सीरीज देना या टेस्ट वेस्ट देना। उनके लिए आई वांट यू टू गिव सम मैसेज। से आप कितना भी पढ़ो फुल सिलेबस टेस्ट के लिए, कभी इंसान को उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि मुझे सब आता है। वो कभी नहीं होने वाला है, वो नीट से एक दिन पहले भी नहीं होगा। तो टेस्ट दे दो, कुछ भी करो, और आपको टेस्ट से ही कॉन्फिडेंस आएगा। और स्टार्टिंग में नहीं आते फुल सिलेबस टेस्ट में मार्क्स, वो तो पता ही है। उसके बाद देने चाहिए फिर भी। और जो मार्च में टेस्ट देना स्टार्ट करते उनको मैं बोलूँगी, जैसे हमने पहले से टेस्ट देना स्टार्ट किया था तो हमने मार्च तक आते आते पेस पकड़ ली थी। तो उस टाइम तक हम पूरा अच्छे से लाइक हमारा माइंडसेट बन गया था कैसे अप्रोच करना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है उसके टाइम, क्योंकि हमेशा पेपर आसान नहीं आता था। राइस का पेपर तो काफ़ी स्टैंडर्ड होता था। और उस टाइम लाइक मार्च में फिर स्कोर हमारा क्यों ऊपर चला गया था, क्योंकि तब तक वी वर यूज्ड टू टेस्ट। हम दिन में 2 टेस्ट भी देते थे, तो हमारे लिए वो एक बिग डील नहीं होती थी जो कि स्टार्टिंग में होती थी। तो जो लोग मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए वही एक बिग डील होगी। स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आएंगे तो गलत टाइम पे वो लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मार्च तक लाइक आपने तो आई थिंक जैन से एटलीस्ट स्टार्ट किया होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे रहता था आपका? प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कहाँ से करते थे, कहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, और डेली बेसिस पे कितना करते थे? जब हमारे फुल टेस्ट स्टार्ट हुए थे हम उसके बाद टेस्ट ही देते थे मोस्टली। 11-12 का बताइए मुझे। 11-12 में लाइक ऐसे पहले हम होमवर्क करते थे, हमेशा जो भी मिलता था हमारे टीचर्स चेक करते थे अगली बार होमवर्क, और जिसने नहीं किया होता था उसको क्लास से बाहर निकाल देते। तो मजबूरन हमें करना पड़ता था, जो कि हमें एंड पे रियलाइज हो कितनी अच्छी चीज़ थी, क्योंकि जो चीज़ हम आज पढ़ रहे हैं आज ही क्लियर हो रही है। अगले दिन क्लास में डिस्कशन होता था होमवर्क के अगेंस्ट, स्टार्टिंग के 10 मिनट में जो सवाल नहीं आया उधरी पर कवर कर लिया, उधरी डीपीपी पे साइड में लिख लिया कि क्यों मुझे ये नहीं आया था। होमवर्क करते थे, उसके बाद हम PYQs तो करने ही करने होते तीनों सब्जेक्ट्स के। उसके बाद राइस के मॉड्यूल होमवर्क के साथ चले जाते थे। उसके बाद हम फिज़िक्स में DC पांडे करते थे। केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री हम मोस्टली टीचर्स की बात मानते थे, जो वो बोलते थे हम करते थे। तो केमिस्ट्री सर ने बोला था फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी करनी है, हमने की। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम राइस के मॉड्यूल पर ही रहते थे, और टेस्ट पेपर उसके लिए हमने एक्सटर्नल कोई बुक सॉल्व नहीं की थी मोस्टली। तो टेस्ट पेपर्स और राइस की DPP, और क्लास में बहुत क्वेश्चंस कराते थे हमें, वो हमारी प्रायोरिटी होती थी ऑर्गेनिक के लिए। और NCERT और नोट्स वो हमने बहुत बार पढ़ी है, लाइक इतनी बार नोट्स पढ़े थे कि हमें याद हो गए थे किस पेज पे क्या है। और ऐसे बायोलॉजी में लाइक ऐसे NCERT, और जो मैंने क्लास में NCERT पे पॉइंट्स लिखे होते थे, मुझे जितनी बार टेस्ट के लिए पढ़ना होता था, रिवाइज करना होता था, मैं वही पढ़ती थी। तो उसकी वजह से मुझे लाइक अगेन मेमोरी में आ गया था, इधर पे चीज़ लिखी थी, उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आप हेजिटेट नहीं होते हो, क्योंकि बायोलॉजी में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो मैं बायोलॉजी से ही टाइम सेव करती थी अपने फिज़िक्स के लिए। तो ये सब होता था। बायोलॉजी में भी PYQs करते थे, टेस्ट पेपर्स करते थे, ये हम SM क्वेश्चंस करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं जब वो ज्वाइन करते हैं कि हमें कितने घंटे देना है। आई मीन ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है। तो होते हैं जो 8-9 घंटे पढ़ते हैं और फिर भी उतने प्रोडक्टिव नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो 6 घंटे पढ़ के ही उनसे ज़्यादा स्कोर करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो टाइम दे रहे हो वो कितना प्रोडक्टिव है उससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये चीज़ मुझे मेरी कज़न भी हमेशा बोलती थी और टीचर्स भी हमेशा बोलते हैं कि डज़न्ट मैटर आप 10 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, आप 6 घंटे पढ़ो, मगर ऐसे पढ़ो कि आपको सब क्लियर हो रहा है। जितना घंटे आप पढ़ रहे हो आप उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, या आप अपने ख्यालों में नहीं डूबे हो। तो जितना टाइम आप दे रहे हो पढ़ाई को
उतना टाइम आप दो, लेकिन आप प्रोडक्टिव टाइम दो, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस चीज़ पे एंग्शियस नहीं होना कि कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं 6 घंटे पढ़ रही हूँ। और विद टाइम जो है वो स्टडी आवर्स खुद ब खुद इंक्रीज हो जाते हैं। वंस यू स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, आप खुद अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज करोगे प्रोडक्टिवली। और जब फिर प्रेशर आता है एग्जाम का, फिर नेचुरली ये चीज़ हो जाती है। सिलेबस ख़त्म होने के बाद हमारे पास लिटरली पूरा दिन होता था पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे और कुछ काम भी नहीं होता है, तो इंसान पढ़ ही लेता है। तो मैं बोलूँगी स्टार्टिंग में एटलीस्ट आप टेंशन न मत लो इस चीज़ की। अगर आप 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ रहे हो 11th की स्टार्ट में, दैट्स मोर देन इनफ। गुड गुड। टेल मी कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, सोशल मीडिया यूज़ करते थे अपने इस 2 साल के दौरान? स्टार्टिंग ऑफ द 11th में सोशल मीडिया हाँ, बट फिर अल्टीमेटली मैंने खुद ही वो चीज़ें हटा दी थी। फ़ोन मेरे पास था नहीं। माई पेरेंट्स गॉट मी अ टैबलेट 10th क्लास के बाद, वो भी स्टडी पर्पसेस के लिए। स्टार्टिंग में मेरे को पेरेंटल कंट्रोल था उस पर, तो आई कुडंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। बाद में हटा दिया था, बट उसके बाद खुद भी मुझे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी, क्योंकि फिर राइज में होते थे, तो वहाँ पर जब सब पढ़ रहे होते हैं उनको देख के आपको भी मोटिवेशन मिलती है। तो सोशल मीडिया एज सच मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया 11th में। तो अब इन शॉर्ट सोशल मीडिया मोबाइल से दूर ही रहे ऑलमोस्ट हाँ, पूरे ड्यूरेशन। क्योंकि कितना भी इंसान खुद को लाइक होल्ड करे, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। लास्ट 1 मंथ की बात करते हैं, बिफोर योर एग्ज़ाम, एक्चुअल नीट एग्ज़ाम, उससे 1 महीने पहले आप टेस्ट दे रहे होंगे आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे, राइट? उस टाइम पे कुछ नया पढ़ रहे थे आप या बस रिविजन कर रहे थे? उस टाइम पे नया एज सच कुछ नहीं पढ़ रहे थे, बस हम ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो फिज़िक्स केमिस्ट्री में और बायो में ऐसे डायरेक्टली याद ही करनी होती है। जैसे कुछ एनालिसिस एंड पे ऐड किया गया था केमिस्ट्री में, वो चीज़ें लिखी हुई थी, वो पता होती है इंसान को कि ये चीज़ें जो ये एज सच याद होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो चीज़ें रोज़ रिवाइज करते थे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जैसे डी ब्लॉक जैसी चीज़ें, एफ ब्लॉक, वो रोज़ पढ़ते थे। ठीक है, ऐसे कुछ नया नहीं पढ़ा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट जो पुरानी चीज़ें हमें आती है उन्हीं को ज़्यादा होन किया, उन पे काम किया। और दिन में 2 टेस्ट देते थे हम लास्ट के मंथ में। और एक चीज़ जो मुझे लगा बहुत हेल्पफुल रही कि मैं बहुत काम रही, बहुत चिल। लाइक नीट से 1 दिन पहले, नीट के दिन भी मुझे बिल्कुल एंजाइटी नहीं हो रही थी। आई वाज रियली लाइक बहुत ज़्यादा चिल। और मुझे नहीं पता वो कैसे हो गया, क्या हो गया, बट उसकी वजह से मैं आई डिडंट फ्रीक आउट एग्ज़ाम के टाइम। बाकी मेरे जो दोस्त थे उनको बहुत एंजाइटी हुई थी, अब क्या करेंगे, कल नीट है 1 हफ़्ता पहले। और मुझे अगर नहीं भी मार्क्स आ रहे थे ना 1 हफ़्ता पहले भी, अगर मुझे किसी टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए, मुझे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे भरोसा था खुद पे और अपनी प्रिपरेशन पे। आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ एंड आई थिंक इट हेल्प मी अ लॉट एग्ज़ाम के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पे खुद को कंपोज्ड रखना होता है। जब इस साल का पेपर वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। जब मैं बायोलॉजी देख रही हूँ, मुझे बायोलॉजी करते करते लगा था शायद इस साल सिलेक्शन नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, बायोलॉजी ऐसा, केमिस्ट्री अच्छा होगा, बट मैंने पूरी कोशिश की खुद को काम रखने की। एग्जैक्टली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई कितना भी प्रिपेयर्ड हो, अगर वो अपने आप को इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ना, तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज इस पर मैं भी जानता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे एंड बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे, बट वो इस साल का पेपर इतना टफ आया एंड उनके मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छे आ रहे थे, बट मेन डे पे वो परफॉर्म नहीं कर पाए, राइट? आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को ना साइकोलॉजिकली इमोशनली और भी। ये चीज़ जो है ना वो मॉक टेस्ट से इम्प्रूव होती है। कैसे, मैं बताऊंगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करते हैं। स्पेशली जब आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आपको इमरजेंसी के टाइम पे खुद को काम रखना चाहिए ताकि आप फ्रीक आउट ना हो, क्योंकि उस टाइम पे सब आपको हैंडल करना है। तो ये खाली नॉलेज का टेस्ट नहीं है, उधर पे आप खुद को कैसे हैंडल करोगे, टाइम कैसे मैनेज करोगे, और आप सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे, कभी कुछ टफ आ गया, आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे, ये इस चीज़ का भी टेस्ट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बुक वर्म बनो, पढ़ते रहो, टेस्ट नहीं दे रहे हो। टेस्ट देने हैं, पहले कुछ टेस्ट में आके बाद आपको मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली यू विल गेट यूज्ड टू इट। एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ। जैन में मुझे बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे थे, चाहे वो ईजी पेपर हो, टफ पेपर
पेपर हो, माई स्कोर वॉज स्टक एट 520s 530s, उससे ऊपर नीचे नहीं जा रहा था। तो आई हैव क्राइड अ लॉट उस टाइम पे। मैं रोज़ टीचर्स के पास आई, सर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और वो पूरी एनजाइटी जो मैंने जान में छोड़ दी। जान मेरा बहुत डिप्रेसिंग मंथ गया था। उसके बाद फेब मार्च में मुझे कितने कम मार्क्स आए थे, कितने ज़्यादा आ रहे थे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मेरा एनजाइटी वाला फेज चला गया था और फिर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस आ रहा था। तो उसकी वजह से आई वॉज सो प्रिपेयर्ड कि मतलब जितना मेरा जान बुरा गया उससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता था। इस चीज़ की वजह से और मॉक टेस्ट की वजह से मैं बहुत काम थी पूरे पेपर के टाइम में। बस फिजिक्स के टाइम थोड़ा Okay. तो एग्जाम से एक दिन पहले क्या बताइए, एग्जाम से एक दिन पहले आपने क्या किया, टेस्ट दिया या टेस्ट नहीं दिया? एग्जाम से एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ा, टेस्ट बिल्कुल नहीं दिया, बस थोड़ा लाइक 1 घंटा आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे मैंने बोला था डी ब्लॉक या एनालिसिस वाली चीज़ें, वो बस 1 घंटा पढ़ी थी और कुछ नहीं। बाकी मैं पूरा टाइम बैठी थी, चिल कर रही थी, मम्मा पापा से बातें कर रही थी। जी, एग्जाम डे के बारे में बात करते हैं। जब आपने पेपर देखा तो उस टाइम पे व्हाट वाज द रिएक्शन? आपको रियलाइज हुआ कि पेपर टफ है या करने के बाद पता लगा? तो स्टार्टिंग में लाइक ऐसे मुझे बिल्कुल एनजाइटी नहीं थी, आई वॉज वेरी चिल काम कंपोज्ड। मैं बैठी टेबल पे और फाइनली जब वहाँ बहुत टाइम पहले वेट कराते हैं जब तक सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तब तक जो थोड़ी सी एनजाइटी थी वो चली गई थी। और फॉर्चुनेटली मेरी सीट विंडो सीट थी, हवा आ रही थी, आई वॉज फीलिंग गुड। पानी वगैरह, पानी मैं हर पेपर में बहुत पीती थी। और उसके बाद जब पेपर मिला, हमने खोला, पहले तो मुझे ये दिमाग में था कि OMR एटलीस्ट गलत नहीं करना है, रोल नंबर जब फिल करना है वो गलत नहीं करना है। वो चीज़ें मैंने अच्छे से देखी और जितना मैं अटेंटिव होती हूँ पेपर के टाइम पे उतना मेरा अच्छा पेपर जाता। तो आई मेड श्योर मेरे आसपास क्या हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुझे उससे कोई फ़र्क ना पड़े। तो मैं पूरा घुसी हुई थी अपने पेपर के अंदर। जब मैंने बायोलॉजी करना स्टार्ट किया, बायोलॉजी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट था, मेरा लाइक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो मैं बायोलॉजी से अपने फिजिक्स के लिए टाइम बचाती थी। 45 मिनट्स में मैं पूरा बायो पेपर करती थी, बॉटनी ज़ूलॉजी, OMR भी फिल करती थी और डाउट्स वाले क्वेश्चन वो भी कर लेती थी। उसकी वजह से मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा फिजिक्स में मिलते थे, केमिस्ट्री से भी कुछ टाइम बचा था। तो इस बार जब मैंने बायोलॉजी करना स्टार्ट किया, बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो मुझे NCERT में मुझे याद नहीं है, ये NCERT में तो है ही नहीं। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा लगा कि शायद मैं फंबल कर रही हूँ, शायद इस साल नहीं होगा, बट मैंने सोचा नहीं उसमें, मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, अभी कर लेते हैं। तो मैंने बायोलॉजी किया, बायोलॉजी मेरा हुआ 55 मिनट्स में। तो ऑलरेडी थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा था। मैंने सोचा ठीक है बायोलॉजी टफ आई होगी, उस हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट टू ईजी आए होंगे। फिर मैं केमिस्ट्री पे मूव किया। मेरी जो सीरीज है उसमें स्टार्टिंग वाली क्वेश्चंस थे इनऑर्गेनिक के, उसमें बोल रहे कि बताओ जी कौन से करेक्ट है, मुझे सारे करेक्ट लग रहे। तो मैं सोची, मेरी एक हैबिट थी जब मैं पेपर करती थी, पहले ही सारे सवाल नहीं करती थी, जो ऊपर ऊपर से लाइक देखने से सॉल्व हो रहे हैं, जिनमें कम दिमाग लगाना है वो सॉल्व करती थी। जिसमें मुझे लग रहा है ज़्यादा सोचना है या ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन, उनमें सर्कल लगाती थी या क्वेश्चन मार्क जिसमें मुझे डाउट है। तो पेपर जब मैं लाइक उस सब्जेक्ट का मैंने पेपर ख़त्म किया, फिर मैं आती थी वापस, वो क्वेश्चन मार्क या सर्कल वाले सवाल करती थी, फिर मैं OMR उस सब्जेक्ट का फिल करती थी। OMR भी मैं सब्जेक्ट वाइज फिल करती थी, बायोलॉजी सॉल्व किया फिर बायो का OMR किया, फिर केमिस्ट्री सॉल्व किया फिर उसका OMR किया। वैसे क्या होता है कि OMR में जो है गलत नहीं होता है बबलिंग। तो फिर केमिस्ट्री में मैंने ऐसे किया उस टाइम पे, बट स्टिल केमिस्ट्री मेरा अच्छा गया था। बाकी कुछ करके मैंने कर लिया था केमिस्ट्री। फिज़िक्स में जब मैं आई मेरे पास टाइम बहुत कम था, ऐसे मैं जनरली 1 घंटा 20 मिनट लेती थी फिज़िक्स के पेपर में, वो भी जो पहले पेपर पैटर्न आता था जो कंपैरेटिवली बहुत इजी होता था। तो इसमें मेरे पास 1 ही घंटा बचा था जिसमें मुझे OMR भी फिल करना था और पूरे क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस करने थे फिज़िक्स के, सेक्शन B भी नहीं था। तो मैंने जब पेपर स्टार्ट किया, पहला सवाल मुझे नहीं आया, दूसरा सवाल मुझे नहीं आया, तीसरा सवाल वो भी मुझे नहीं आया, बट आई स्टिल डिडंट फ्रीक आउट, क्योंकि उस टाइम तो मुझे आइडिया लग गया था कि इस साल का पेपर जैसा मेरे लिए टफ है वैसे सबके लिए, क्योंकि वरना पहले एक पेज पे 3 सवाल थे, तीनों मुझे नहीं आ रहे हैं। आई मूव फॉरवर्ड, जो जो मुझे आ रहा है मैं करती जा रही हूँ। एंड उस टाइम पे एग्जामिनर इज़ लाइक आधा घंटा बचा है और मुझे लाइक मैंने सिर्फ 25 और समथिंग क्वेश्चंस किए। उस टाइम पे आई फ्रीक्ड आउट अ लिटिल, लाइक मुझे अपने सामने पूरी नीट की प्रिपरेशन फ्लैश आउट हुई एंड आई वाज लाइक शिट, अब ड्रॉप लेना पड़ेगा, मैं क्या करूँ वो ये। बट फिर मैंने सोचा ठीक है कुछ ना कुछ करके अभी मार्क्स कलेक्ट कर लेते हैं, एटलीस्ट बोलने लायक मार्क्स तो होंगे। तो मैंने एक बार पूरा फिजिक्स पेपर कर लिया, लाइक एज एन जो जो ऊपर ऊपर से सवाल आ रहा है वो किया, फिर लास्ट में जो कुछ टाइम बचा उसमें बाकी सवाल के जो मुझे लगा हो रहे हैं और फिर OMR फिल किया। और फिर मैंने सोचा ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा। 2 साल मैंने बहुत पढ़ाई की और
अब मतलब अब मैं बस रिलैक्स करूँगी, अब सीधा आंसर की जाएगी तब देखेंगे। और फिर जब मैं निकली एग्ज़ाम सेंटर से मेरा कॉन्फिडेंस कब बढ़ा, मेरे आसपास जो लोग थे जब वो ओएमआर देख रहे थे, दिख जाते हैं बबल्स कितने फिल किए। किसी ने फिजिक्स बिल्कुल फिल नहीं की थी, किसी ने 2 बबल्स 3 बबल्स। उस टाइम पे मुझे लगा चलो एटलीस्ट मैंने कुछ तो किया है। फिर जब मैं निकली पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे थे और मैं खुशी खुशी निकली, लाइक ऐसा नहीं कि मैं रो रही थी या कुछ, मैं नॉर्मली निकली थी, बाकी सब रो रहे थे। नो है, बट हाँ मैं नॉर्मली निकली थी और आई वाज उस टाइम पे भी काम, क्योंकि मुझे इतना पता था कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, पेपर आया ही ऐसा था। सो व्हेन यू रियलाइज किया आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो कब आपको रियलाइज हुआ? जब आप एग्जाम से निकले होंगे बाहर तब तो आपको लगा होगा यार नहीं, पता उस नहीं टाइम तो नहीं। डिफिकल्ट है यार, मुश्किल है इस बार। उस टाइम मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन फिज़िक्स और बायोलॉजी के टाइम मुझे लगा कि शायद अब मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा, और मुझे वो सोच के हैड अ ड्रेडफुल फीलिंग, क्योंकि आई डिडंट वांट टू डू इट ऑल ओवर अगेन, इट्स हार्ड। एंड इतनी मेहनत की थी, लाइक एक दिन में इतने सारे टेस्ट, इतने एग्जॉशन के बाद भी आप खुद को पुश कर रहे हो कि थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे। तो और टीचर्स स्पेशली, क्या इस चीज़ का गिल्ट होता कि टीचर्स ने बहुत मेहनत की थी हम पर, लाइक वो स्टडी रूम आते थे देखने कितना पढ़ा, टेस्ट पेपर दिखाओ, कौन सा सवाल गलत हो, वरना वो टीचर का हेडेक होता ही नहीं है, बट वो आते थे और उस चीज़ का ज़्यादा गिल्ट होता अगर सिलेक्शन नहीं होता, लाइक उन्होंने इतनी मेहनत की हम पर। और मम्मा पापा बहुत सपोर्टिव थे, उनने मेरे लिए घर ही शिफ्ट किया, दैट्स मोर देन इनफ। कमेंडेबल। तो उस चीज़ का रिग्रेट था। सो मुनशिफा, आई थिंक अभी हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन टाइम था आपका। मेरे को जानना है कि कुछ चैलेंजेस बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इन 2 या 3 साल, हाँ, प्रिपरेशन में? 11th-12th में चैलेंजेस आते हैं। फर्स्टली जब आपके मार्क्स नहीं आ रहे होते या आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, सडनली आपके मार्क्स ड्रॉप हुए पार्ट टेस्ट के टाइम पर, और वो कांस्टेंट है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, 11th में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, 12th में भी मेरे साथ अलग हुआ, ऐसे हुआ। आइड से इट्स अ फेज़ जो हर किसी की लाइफ में आते हैं, और उस टाइम पे आई रियली फ्रीक्ड आउट। मैं रो रही होती थी हमेशा कि मार्क्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, लाइक मैं पढ़ भी रही हूँ अच्छे से जैसे मैं पहले पढ़ती थी, इनफैक्ट उससे ज़्यादा अच्छे से पढ़ रही हूँ, सब कुछ सॉल्व कर लिया, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। बट वो चीज़ अल्टीमेटली चली जाती है, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे वो फेज़ एक होता है, तो उस चीज़ पे आइड से पैनिक मत करो और छोड़ मत दो पढ़ाई उस चीज़ की वजह से, क्योंकि ये होता है, हर किसी के साथ होता है, और ये खुद ठीक भी हो जाती है। पर्सन नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट। दूसरा, आइड से इंसान खुद को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करता है, जैसे किसी को कुछ बहुत अच्छे से आ रहा है, लाइक मुझे क्यों नहीं आ रहा है। कंपटीशन होना चाहिए, बट इट शुड बी अ हेल्दी कंपटीशन। जैसे हमारी क्लास में था, हमारे सारे दोस्त थे, हम आपस में डिस्कस करते थे, और जब हमें कोई डाउट होता था टीचर के पास जाने से पहले हम आपस में डिस्कस करते थे। जैसे कोई बंदा था जिसकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग थी, मेरी बायो बहुत स्ट्रांग थी, किसी की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी, फिजिक्स में डाउट था हम उससे पूछते थे, वो हेल्प कर लेता था। किसी को बायो समझ नहीं आती थी, मेरे से पूछ लेते थे, या आपस में जिसको भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया है, किसी और को नहीं आया, उससे पूछ लेते थे। कोई क्वेश्चन में डाउट है, अगर ग्रुप में किसी को नहीं आया तब जाके हम टीचर के पास जाते थे पूछने के लिए, और फिर वो डिस्कस करते थे कि ऐसा हुआ। तो आई थिंक ऐसे आपको हेल्दी कंपटीशन में रहना चाहिए। टॉक्सिक लोगों के साथ मत रहो जो आपको हमेशा पुल डाउन करेंगे, और हमेशा मोटिवेटेड रहो, लाइक यू शुड हैव इंटरनल मोटिवेशन, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। अगर आपको लगता है कि आप इनफ पढ़ रहे हो, आपकी प्रिपरेशन सही है, आपकी गाइडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सही है, तो आप कॉन्फिडेंट रहो। कभी हो जाता है मार्क्स बहुत ड्रॉप हो जाते हैं, बट इट्स फाइन, वो हो जाता है विद टाइम, ठीक। आप डिमोटिवेट होते थे बीच बीच में इन 2 सालों में? 11th-12th में मैं डीमोटिवेट होती थी, बट जब नीट क्लोज आ गया था उस टाइम मुझे लाइक फ़र्क नहीं पड़ता था कितने कम मार्क्स आ रहे, लाइक उस टाइम पे भी मुझे उतने ज़्यादा क्रेजी मार्क्स नहीं आते थे जितना लाइक आपको लगता होगा कि इसको तो 680 आते होंगे, 650 आते होंगे। नहीं, मुझे उतने नहीं आते थे, मुझे 600 अबव उस टाइम पे कांस्टेंट हो गया था मार्च में। फिर भी मुझे कुछ टेस्ट में 500s में आ रहे थे, और मेरा हाईएस्ट आज तक 680 गया है, बस एक बार 650 है, बाकी मेरा 640 से नीचे रहता था हमेशा स्कोर। तो ऐसा नहीं है मुझे कुछ बहुत खतरनाक मार्क्स आते थे, बट मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, मुझे पता थी जो चीज़ें मुझे गलत हो रही है वो या तो इररेलेवेंट है या तो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो इट्स फाइन। व्हाट डू यू थिंक कि इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क का कितना रोल है नीट क्रैक करने में? बहुत बार स्टूडेंट्स आते हैं एंड दे से कि हम उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम नीट मटेरियल नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा क्रैक। वेल, लाइक आई सेड, मैं स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थी, मैंने बहुत फ़न किया, मुझे ठीक मार्क्स आते थे, बट आई वॉजंट अमंग द टॉपर्स।
एंड ऐसा भी हुआ है जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जो स्कूल के लोग जिन्हें सुना, दे वर लाइक इसकी किस्मत अच्छी है, इसका सिलेक्शन हो गया। एंड आई वाज लाइक क्या किस्मत अच्छी है। और मैं बोलूँगी इंटेलिजेंस आपको हेल्प कर सकती है, आपके पास टैलेंट है वो आपको हेल्प कर सकता है, बट वो आपकी सिलेक्शन अकेले तो नहीं कराएगा। मेरे साथ बहुत ऐसे लोग थे स्पेशली जो बहुत इंटेलिजेंट थे, लाइक उनको देख के आई यूज्ड टू बी लाइक क्या जेनेटिक्स मिले इनको, लाइक मुझे क्यों नहीं मिले। बट ट्रस्ट मी, वो खुद इतना हार्ड वर्क करते थे ना, इंसान खुद शर्माता था उनको बोलने में कि तुम्हें मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो। ऐसा नहीं, अगर आप इंटेलिजेंट हो नहीं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड इनफ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट थी, ऐसा है कि जब आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, चीज़ों को सोचना स्टार्ट करते हो, आईक्यू इंक्रीज हो जाता है विद थिंकिंग। जितना आप सोचते हो उतना आपका दिमाग बढ़ जाता है, तो इंसान नेचुरली इंटेलिजेंट हो जाता है, आई कैन से। आई थिंक आपको बहुत गुस्सा आता होगा कोई आपको अगर ऐसा बोले कि आपकी किस्मत अच्छी थी इसलिए सिलेक्शन हो गया, ऐसा लगता है हमारी मेहनत पे किसी ने पानी फेर दिया है ना। हाँ, गुस्सा आता था ऊपर से, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था मुझे कोई ऐसा बोलेगा। जब मैंने पहली बार ऐसा सुना, लाइक ऑब्वियसली मुझे डायरेक्टली नहीं बोलते थे, मुझे सुनने में आता था कि किसी ने बोला है तुम्हारी किस्मत अच्छी है। और आई यूज टू रैंट, क्या मतलब किस्मत अच्छी है, मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी। एंड द थिंग इज, कोई आपकी मेहनत को नहीं देखता है। लाइक मैं अपनी मम्मा के पास जाके रोती थी, मुझे अभी भी याद है, मुझे फ्रिक्शन नहीं आ रहा था 11th में। मैं अपनी मम्मा के पास जाती थी, मैं रो रही होती थी, मुझे नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। फिर मैं राइज जाती थी, डाउट्स क्लियर करती थी। और मैं 11th में लेट नाइट स्टडी करती थी, मैं रात को 1 बजे तक पढ़ती थी। 12th में मैं लेट नाइट स्टडी नहीं करती थी, बट मैं सुबह 9 बजे से पढ़ रही होती थी। तो वो चीज़ कोई नहीं देखेगा, सब एंड पे यही देखेंगे आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। और वो इसलिए बोलते थे क्योंकि मैं स्कूल में उतनी लाइक पॉपुलर नहीं थी इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई। उनको लगता था ये तो एवरेज थी, इसका कैसे हो गया, हमारा नहीं हुआ। दूसरी बात है कि लोगों का काम होता है क्रिटिसाइज करना। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वो बोलेंगे कि किस्मत से हो गया, अगर नहीं होता तो वो बोलते इसने कुछ किया नहीं, है ना। तो स्टार्टिंग में बहुत इम्पैक्ट होता था इन चीज़ों का, बट अब जब मुझे रियलाइज़ हो रहा है वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनसे खुद नहीं हुआ, दैट्स व्हाई इट्स जस्ट हेटर्स सेइंग। तो अब फ़र्क नहीं पड़ता उतना, मतलब क्या ही तो होता लाइफ है। शुरू हुई, अभी तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई। हाँ हाँ, और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ज़रूरी नहीं अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो योर लाइफ इज गोना एंड विद इट, मे बी यू आर नॉट मेड फॉर इट। और आई थिंक सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो एक्चुअली ये चीज़ करना चाहते हैं। जिन लोगों को पेरेंट्स ने प्रेशर करके भेजा होता है उनसे नहीं हो पाता ऑनेस्टली। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा इंसान को, इतने स्टडी आवर्स, इतना स्ट्रेस हैंडल करना बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट है। तो आपकी सिचुएशन कैसी थी? आपके ऊपर भी प्रेशर था, आपके आसपास रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स का, या आपका सिचुएशन कैसा था? 10th के बाद मैंने मेडिकल ली थी। और ऐसा नहीं है कि मुझे हाँ मम्मा पापा की वजह से ली थी, बट प्रेशर नहीं था कि मतलब ऐसा भी नहीं था मुझे कुछ और करना था। मेरा कोई एम्बिशन नहीं था, मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। बट उसके बाद मुझे इंटरेस्ट है, आई वाज लाइक अब कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे हैं, अब अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छे से कर लो। प्रेशर एज सच नहीं था। हाँ, स्टार्टिंग में मम्मा तंग करती थी जब मार्क्स नहीं आते थे, तुम्हें क्यों नहीं मार्क्स आ रहे, बट विद टाइम उसको भी समझ आ गया कि शी इज़ ट्राइंग और हो जाएगा इम्प्रूव। टीचर्स का प्रेशर नहीं होता था, बट स्ट्रिक्टनेस होती थी, एंड आई थिंक विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर उनकी स्ट्रिक्टनेस भी नहीं होती, हम रोज़ होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, हम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। और इनफैक्ट हमारे एक उस्मान सर है, ही यूज्ड टू गिव अस ट्रीट्स जो बच्चे को ज़्यादा मार्क्स आ रहे बायोलॉजी में। और कुछ टीचर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे, मतलब हम सोचते थे हम उसको कैसे फेस करेंगे क्लास में अगर हमारे मार्क्स कम आ गए। उतनी स्ट्रिक्टनेस आई थिंक इट्स वेरी यूज़फुल पढ़ाई के टाइम पे, उतनी स्ट्रिक्टनेस तो होनी चाहिए। मेरी मम्मा मेरे साथ होती थी पूरी पढ़ाई के टाइम पे, एंड शी यूज्ड टू कम इनटू माय रूम सडनली, लाइक शी यूज्ड टू स्पाई ऑन मी, क्या कर रही है, पढ़ रही है कि नहीं। दैट इज़ टॉक्सिक, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट लोग की उससे लाइक पढ़ाई भी होती है, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, बट प्रेशर नहीं था। हाँ नहीं, वो अच्छा होता है। आई थिंक कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे पेरेंट्स का प्रेशर था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने फिर पढ़ाई भी कर ली अच्छे से, देन क्रैक भी कर लिया एग्ज़ाम, आईआईटी भी चला गया। अदरवाइज हो सकता है अगर उनका प्रेशर नहीं होता तो फिर शायद नहीं कर पाता ना। आई थिंक कि होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए पेरेंट्स का। हाँ ऑब्वियसली वो टॉक्सिक वाला प्रेशर नहीं होना चाहिए,
बट वो नॉर्मल वाला प्रेशर होना चाहिए। लाइक आई सेड, मैं जाती, मेरे पापा आते थे वीकेंड्स पे, मैं बहुत खुश होती थी क्योंकि जब मेरे पापा आते थे हम पूरी फैमिली, लाइक मैं उनके साथ बैठती थी, बहुत टाइम में बात करती थी। और मेरी मम्मा की एक आदत थी, जब मैं राइस से वापस आती थी स्टडी रूम से और फिर मैं जाती थी एंड के दिन पे मैं बहुत पढ़ती थी, लाइक उस टाइम पे मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, ऐसे टाइम स्पेंड नहीं करती थी। तो मैं आती थी, मैं लंच के टाइम भी मेरे को किताब खुली होती थी, लास्ट के कुछ महीनों में लंच के टाइम, डिनर के टाइम किताब खुली होती थी और मैं कभी कभी उनसे बात करती थी। बट जब मैं 5 बजे राइस से वापस आती थी ना, तो मेरी मम्मा ने अच्छा कुछ खाने को तैयार रखा होता, तो जब तक हम वो खाते थे, मेरा भाई और मैं, मम्मा हमेशा मुझे पूछती थी, अच्छा बताओ आज क्या किया, आज कौन सी क्लास अटेंड की, कुछ इंटरेस्टिंग, मतलब शी वांटेड टू नो एवरीथिंग, मेरे दिन में क्या चल रहा है। उसकी वजह से रिलैक्स भी हो जाता था। जब मुझे कुछ नहीं आता था, मैं उन्हीं के पास जाती थी, रोने भी हंसने भी। मेरे साथ जब मुझे पहली बार 650 आए थे, आई वॉज सो हैप्पी, मैं सबसे पहले उनके पास की, शी वॉज लाइक माई एस्केप मैकेनिज्म, मैं हमेशा उन्हीं के पास जाती थी। उनकी स्ट्रिक्टनेस ने भी काफ़ी हेल्प किया है, लाइक अगर वो ऐसे बार बार नाग भी नहीं करते कि जाओ पढ़ो, वरना बंदा हमेशा फ़ोन ही चलाता रहता है। तो दिस शोज कि कितना इम्पोर्टेंट है, आई मीन फैमिली का सपोर्ट प्लस वो एनवायरनमेंट ना, फैमिली फ्रेंड्स टीचर्स, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत ज़्यादा। पापा जब आते थे ना, मैं बहुत खुश होती थी क्योंकि मैं बहुत बोल रही होती थी, आपको पता है ऐसा हुआ। फिर मुझे अच्छा लगता था उनके साथ टाइम स्पेंड करना। आई यूज्ड टू फील वेरी लव्ड। एंड अगर मुझे कम मार्क्स भी आने लगे ना उन दिनों, उन लोगों ने मुझे कभी नहीं डांटा फिर कि तुम्हें क्यों कम मार्क्स आ रहे। स्टार्टिंग में 11th में मम्मा थोड़ा डांटती थी, बट अल्टीमेटली उनने बिल्कुल डांटना बंद किया क्योंकि दे न्यू आई वॉज वर्किंग हार्ड एंड दे यूज टू ट्रस्ट मी अ लॉट। मुझे कम मार्क्स आते थे, वो मुझे मोटिवेट करते थे, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा कर लेना, कोई बात नहीं। एंड इनफैक्ट वो ये भी बोलते थे, अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक है हमें बताओ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, या हम राइज में किसी से बात कर लेंगे, आपका कुछ है। जब मैं रोती थी कि मार्क्स नहीं आ रहे, मेरी मम्मा भी लाइक, मुझे पता है आप कर लोगे, आप चिल करो, मतलब वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। और वो कभी कभी जब मेरे भाई को ऐसे चिल्ला रहे होते, तुम्हें क्यों नहीं मार्क्स आ रहे हैं ऐसे, तो मैं उनको उस टाइम बोलती हूँ कि थोड़ा काम हो जाओ, कर लेगा खुद ही। तो आई थिंक वो हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए और अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मेरा स्ट्रेस आधा तो उसी टाइम कम हो जाता था जब मैं अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी कुछ बात कर रही होती थी, उससे बहुत इंटरनली अच्छी फीलिंग आती थी। राइट, या व्हाट डू यू थिंक, एक क्वालिटी बताइए जो आपको लगता है कि होनी चाहिए एक नीट एस्पिरेंट में, वन क्वालिटी मोस्ट कॉन्फिडेंस। इम्पोर्टेंट। कॉन्फिडेंस हमेशा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, कूल। लेट मी आस्क यू सम क्विक क्वेश्चंस। मुझे बताएं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था इन तीनों में से, फिजिक्स अ, केमिस्ट्री बायो? ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं था कि वो ऐसा फेवरेट है, बट बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग थी ओके, और बाकी चीज़ें भी करने में मुझे मज़ा आता था, बट हाँ फिज़िक्स ने मुझे थोड़ा परेशान किया है। ओके, कोई फेवरेट टॉपिक इन तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में? नहीं, ऐसे स्पेसिफिक तो कुछ नहीं था, बट हाँ हम हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। लाइक ओके, कुछ चीज़ है जो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो नहीं आता है, तो हम कोशिश करते थे वही ज़्यादा करें कि वो आ जाए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे हम हिचकिचाए ना अगर उस टॉपिक में से सवाल आया तो। अगर आपके पास ऑप्शन है इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को डिलीट करने का फ्रॉम द नीट सिलेबस, किसको करेंगे आप? ऐसे तो मेजॉरिटी लोग बोलते होंगे फिजिक्स, बट आइड से तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेटेज ज़्यादा होता है और आगे आपको यहाँ आना है, तो उसके लिए बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आइड से जितना मुझे लगा, तीनों अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और फिजिक्स लोगों को गंदी लगती है, बोलते हैं यार मेडिकल में क्या यूज़ है फिजिक्स का। नहीं, जब आप थिंकिंग अपनी अप्लाई करते हो उससे आईक्यू बढ़ जाता है एंड वो भी यूज़फुल होता है, काफ़ी चीज़ें यूज़फुल होती है। आई वोंट डिलीट एनीथिंग। ओके, अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें, बायोलॉजी में अगर आपके पास ऑप्शन हो एक टॉपिक डिलीट करने का, तो किसको आप डिलीट करेंगे? आई थिंक प्लांट किंगडम ही होगा। ओके, ओके, फिजिक्स में अगर आपको ऑप्शन हो डिलीट करने का एक टॉपिक? फिजिक्स में बहुत सारे थे, वेक्टर्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब चीज़ें, हाँ हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो आप सबको डिलीट कर देंगे। उड़ा दो। ओके, और अबाउट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अगर आपके पास ऑप्शन हो डिलीट करने का कुछ? केमिस्ट्री में आई डोंट नो, मे बी इनऑर्गेनिक का कुछ पार्ट। हाँ, बहुत परेशान करता था। ओके, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? माय फेवरेट फूड, आई हैव अ स्वीट टूथ, तो आई लाइक केक्स एंड पेस्ट्रीज। कोई स्पेसिफिक जगह जहाँ से आप खाते हैं, श्रीनगर में या पुलवामा में? नहीं, ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहते हैं, स्पेसिफिक कोई फेवरेट है नहीं।
Okay, favorite place to visit in Kashmir? Wherever my friends are there with me, कहीं पर भी मज़ा आ जाता है. Okay, ठीक है. So Munshafा, my last question is कि जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज दूंगी, फर्स्टली अपने टीचर्स की बात सुनो, आपकी गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए. एनसीईआरटी पे बहुत ध्यान देना है एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, क्योंकि वंस आई स्टार्टेड टू गेट कॉन्फिडेंट अबाउट माई फिज़िक्स, मेरे फिज़िक्स के मार्क्स इंप्रूव होने स्टार्ट हो गए थे एंड दैट्स व्हेन आई एक्चुअली फेल्ट कि कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है. और फिज़िक्स के एनसीईआरटी को तो बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है. 12th की एटलीस्ट वो पढ़ लो अच्छे से, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ दैट. जो पॉइंट्स आप लिखोगे, जो आप रिवाइज करोगे, उनके रिवीजन के टाइम आप पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो. ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी एंड नोट्स तो आपको टिप ऑफ द टंग पे होनी चाहिए. बायोलॉजी भी एनसीईआरटी से ही करो और अपने टीचर्स की बात मानो एंड स्टे कॉन्फिडेंट विद योर प्रिपरेशन. Okay, thank you Munshafा. थैंक यू सो मच. So I think I'm sure बहुत सारे स्टूडेंट्स देखेंगे आपके इस इंटरव्यू को एंड दे विल बी इंस्पायर्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इतने सारे पॉइंट्स बोले एंड बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले. इनफैक्ट मैं भी ये सारे पॉइंट्स जो हैं बच्चों को बताता हूँ, बट आई थिंक क्योंकि आपने रिसेंटली क्रैक किया है, आपके मुंह से सुनेंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा. बिकॉज मैं तो हर साल ही अब ये सारी चीज़ें बच्चों को बोलता रहता हूँ, बट समवन हु हैज़ क्रैक रिसेंटली, वो जब ये सब चीज़ें बोलते हैं तो बच्चे ज़्यादा सुनते हैं एंड ज़्यादा इंस्पायर होते हैं. सो आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर होंगे. सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड विश यू द बेस्ट थैंक यू फॉर सो योर मच. फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू थैंक्स. सो मच.